अगर आप 18 साल के हैं तो टेक्निकली आप जेन जी है। क्या ये वाकई एक लेजी जनरेशन है या सिर्फ मिसअंडरस्टूड? हर पुरानी पीढ़ियों को लगता है कि न्यू जनरेशन को सब थाली में सजा सजाया मिला है और आज के युवाओं ने कभी संघर्ष देखा ही नहीं। पर क्या ये सच है? आज पर्दा उठाएंगे उन मुश्किलों से जो दिखती नहीं, पर हर 18 से 20 साल का नौजवान उन्हें हर पल महसूस कर रहा है। देखिए, ये है ईशान। ईशान के घर में हर वो चीज थी जो उसने चाही। बचपन से जो खिलौना मांगा वो मिला, जिस कॉलेज में दाखिला चाहिए था वही मिला। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बड़ी हसीन लगती थी। उसके मॉम डैड को भी लगता था कि उनका बेटा बड़े मजे में है। पर ईशान के नजरिए से कहानी कुछ और ही थी। ईशान भी आपके तरह इस एक जेन ज़ी है। ईशान ने कभी ना सुनना सीखा ही नहीं था। परसों कॉलेज में एक प्रोफेसर ने उसका असाइनमेंट लेने से मना कर दिया क्योंकि वो सिर्फ एक दिन लेट था। ईशान को इतना तनाव हुआ कि वो सोचने लगा, इन्होंने मुझे मना कैसे कर दिया? अब सब मुझ पर हंसेंगे। क्या मुझे उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा? मैं इतना लाचार कैसे हो गया? घर आकर वो कमरे में बंद हो गया, पर माँ बाप को लगा ये तो उसकी आदत है। कुछ दिन बाद घर में कजिन्स आए। उनकी बातें और उनका मजाक ईशान को अपने ही घर में पराया महसूस कराने लगा। एक कजिन ने उसके सिर पर टपली मारकर कहा, ओहो ईशान, दिन भर स्क्रीन में घुसा रहता है। हम तो धूप में पसीना बहाते थे और तेरे लिए तो क्लिक्स पर दुनिया चल रही है। कितना आसान है ना सब। भैया, आपको क्या पता, रोज हजारों लोगों से खुद को कंपेयर करना, करियर की चिंता और ये अकेलापन, ये स्क्रीन की जलन उस धूप से ज्यादा जलाती है। कजिन्स के जाते ही माँ ने उसे डांटा, तू लोगों से ढंग से बात नहीं कर सकता। ईशान चिढ़कर बोला, माँ प्लीज मुझे बच्चे की तरह ट्रीट मत करो। वो लोग बात नहीं, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। माँ ने बस इतना कहा, तेरी ये बातें तू ही समझ, और चली गई। अगले दिन जब ईशान कॉलेज पहुंचा तो उसकी दोस्त सीमा मिली। उसने कहा, हे ईशान, सुनो, आई थिंक हमें ये यही रोक देना चाहिए। इट्स नॉट वर्किंग आउट। क्या अचानक? अचानक नहीं है ईशान, तुम तभी रिप्लाई करते हो या मिलते हो जब तुम्हारा मन होता है। मुझे एक ऑप्शन की तरह महसूस होता है, प्रायोरिटी नहीं। मेरे लिए ये वाइब मैच नहीं हो रही है। ओह ठीक है, मेरा मतलब है अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो कूल है। वैसे भी मुझे भी काफी समय से लग रहा था कि हमारी वाइब्स मैच नहीं कर रही हैं। इससे पहले कि चीजें खराब हों, इसे यहीं खत्म करना बेहतर है। सीमा वहां से चली जाती है। ईशान अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। लेकिन उसका ईगो और खुद को कूल दिखाने की चाहत उसके दर्द से कहीं ज्यादा बड़ी थी। ईशान वहीं खड़ा रहता है, दोबारा अपना फोन निकालता है, पर उसकी उंगलियां कांप रही हैं। वो स्क्रीन पर बस स्क्रॉल कर रहा है, पर उसे कुछ दिख नहीं रहा। घर आकर जब माँ ने उसे खाने के लिए बुलाया तो वो चिल्लाया, लीव मी अलोन मॉम। माँ का गुस्सा फट पड़ा। क्या अकेला छोड़ दो? सब कुछ हाथ में मिल रहा है, फिर भी ये एटीट्यूड। हमने कितने एडजस्टमेंट किए, छोटे कमरे में रहे, पार्ट टाइम नौकरियां की, और तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। ईशान बिना कुछ कहे घर से निकल गया और पार्क में एक बेंच पर जा बैठा। ईशान फोन स्क्रॉल कर रहा था। कहीं कोई घूम रहा था तो कोई यूट्यूब से लाखों कमा रहा था। उसके बाजू में एक बुजुर्ग अंकल बैठे थे, बिना फोन के, बस कुदरत को निहार रहे थे। अंकल ने ईशान के चेहरे पर बेचैनी देखी और पूछा, बेटा सब ठीक तो है? ईशान ने मुंह फेर लिया। तभी अचानक ईशान का फोन स्विच ऑफ हो गया। अंकल मुस्कुराए और बोले, देखो, तुम्हारा मोबाइल भी बोल रहा है कि तुम्हें उसकी नहीं, किसी से बात करने की जरूरत है। अंकल आप नहीं समझेंगे, रहने दीजिए। बेटा, मेरा भी एक पोता है तुम्हारी उम्र का। हम दोनों दोस्त हैं। वो अपनी दुनिया मुझे बताता है और मैं अपनी। ईशान को अंकल दिलचस्प लगे। उसने अपना दिल खोल दिया। प्रोफेसर, कजिन्स और ब्रेकअप सब बता दिया। अंकल ने उसे जज नहीं किया, बल्कि समझाया, बेटा, आज तुम्हें एक दिन लेट होने पर गुस्सा आ रहा है, पर कल ऑफिस में हर घंटे की कीमत होगी। प्रोफेसर तुम्हें डेडलाइंस की आदत डाल रहे हैं। कल जाकर सॉरी बोल दो। इससे मजाक नहीं उड़ेगा, बल्कि तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। क्या तुमने कभी अपने पापा को ऑफिस में सॉरी फॉर द डिले कहते नहीं सुना? अगर वो सॉरी ना बोलते
तो शायद आज तुम्हारा भविष्य इतना अच्छा ना होता। बेटा, तुमने कहा ना कि प्रोफेसर के सामने सॉरी बोलने से तुम लाचार दिखोगे। सच तो ये है कि जिम्मेदारी लेना सबसे बड़ा पावर मूव होता है। ईशान बोला, पावर मूव कैसे? देखो, जब तुम बहाना बनाते हो या गुस्सा करते हो तो तुम कंट्रोल प्रोफेसर को दे देते हो। पर जब तुम उनके पास जाकर कहते हो, सर मैंने डेडलाइन मिस कर दी और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं इसकी भरपाई कैसे कर सकता हूं, तो तुमने खेल पलट दिया। अब तुम एक बेचारे स्टूडेंट नहीं बल्कि एक मैच्योर प्रोफेशनल लग रहे हो। वही बात तुम्हारे पापा की है। वो ऑफिस में सॉरी इसलिए नहीं बोलते कि वो डरते हैं, बल्कि इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपने काम के मालिक हैं। उन्हें पता है कि रिश्ते और करियर ईगो से नहीं, समाधान से चलते हैं। और कजिन्स, बेटा तुम्हें लग रहा है वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, पर सच तो ये है कि उन्हें तुम्हारी भाषा समझ ही नहीं आती। उनका प्यार दिखाने का तरीका पुराना है। उनके जमाने में दोस्तों और भाइयों के बीच टपली मारना और मजाक उड़ाना ही बॉन्डिंग होती थी। उन्हें मेंटल हेल्थ या सोशल एंजाइटी जैसे शब्दों का मतलब नहीं पता। जब वो कहते हैं कि हमने धूप देखी है, तो वो तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहे, वो बस अपना अनुभव दिखाकर तुमसे जुड़ना चाहते हैं। उनका तरीका गलत हो सकता है, पर इरादा तुम्हारा मजाक उड़ाना नहीं है। अगली बार जब वो मजाक उड़ाएं, तो गुस्सा होने की जगह बस कह देना, भैया आपकी जनरेशन वाकई कमाल थी, पर हमारी थोड़ी पेचीदा है। बस बात वहीं खत्म। अब बात उस लड़की की। बेटा तुमने कहा ना कि उसने बोला वाइब्स मैच नहीं हो रही। तुम्हें पता है इसका असली मतलब क्या है? आई एम नॉट अ राइट मैच फॉर हर। नहीं बेटा, इसका मतलब ये है कि तुम दोनों दो अलग फ्रीक्वेंसी पर हो। देखो, आज की तुम्हारी जनरेशन हर चीज इंस्टेंट चाहती है, फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट और फास्ट रिलेशनशिप। पर रिश्ते अपडेट नहीं होते, उन्हें सींचना पड़ता है। अगर वो चली गई तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम में कोई कमी है। इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हारी कहानी का वो चैप्टर खत्म हो गया है। तुम लोग ब्रेकअप को अंत मानते हो, मैं इसे स्पेस मानता हूं, ताकि तुम वो बन सको जो तुम वाकई हो। जिस दिन तुम खुद की कंपनी से प्यार करने लगोगे, उस दिन तुम्हें किसी और के वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईशान ने पहली बार किसी की बात इतने गौर से सुनी थी। उसे समझ आया कि सॉरी बोलना हारने की निशानी नहीं, बल्कि स्थिति को संभालने का तरीका है। ईशान ने अपने प्रोफेसर को एक ईमेल लिखा। अगले दिन प्रोफेसर मुस्कुराए और ईशान को वो एक मौका मिल गया जो उसे लग रहा था कि वो खो चुका है। धीरे धीरे ईशान काफी खुश रहने लगा था। उसने अंकल की बातों को गांठ बांध लिया था और अब वो खुद को दूसरों से कंपेयर करने के बजाय अपनी छोटी छोटी खुशियों में जीने लगा था। कुछ दिन बाद घर पर फिर से उसके वही कजिन्स आए। माहौल वैसा ही था, सब हंसी मजाक कर रहे थे। तभी वही कजिन जिसने पिछली बार ईशान का मजाक उड़ाया था, उसके पास आया और कंधे पर हाथ रखकर कहा, और ईशान, आज कितने रील्स देखे? ईशान एक सच्ची मुस्कान के साथ बोला, भैया रील्स तो बहुत देखी, पर असलियत में एक ऐसे दोस्त से मिलकर आया हूँ जिसने मेरी आंखें खोल दी। वैसे आप वो बचपन वाली क्रिकेट की कहानी सुना रहे थे ना, वो पूरी सुनाओ, मुझे सुननी है। माँ और पापा एक दूसरे को हैरानी और सुकून से देखते हैं। ईशान अपना फोन उल्टा करके टेबल पर रखता है और उनके पास बैठ जाता है। हर जनरेशन की अपनी एक वाइब होती है और अपनी एक लड़ाई। जेन जी के पास साधन ज्यादा हैं, तो उन पर परफेक्ट दिखने का दबाव भी ज्यादा है। पर जब हम पुराने तजुर्बे और नई ऊर्जा को एक साथ मिला देते हैं, तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। ईशान ने सीख लिया कि जेन जी होना कोई कमी नहीं है और पुरानी पीढ़ी से जुड़ना कोई बोरिंग काम नहीं। जिंदगी तभी खूबसूरत है जब हम एक दूसरे को जज नहीं बल्कि समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ईशान की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, हम में से बहुत लोगों की है। अगर आपको भी कभी ऐसा लगा है कि कोई आपको समझ नहीं रहा, तो कमेंट में एक हार्ट ड्रॉप करें और अपनी कहानी शेयर करें। हम एक दूसरे की डिजिटल आर्मी हैं। इस वीडियो को उसके साथ शेयर करें जिसे आज इसे सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना,
क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कंटेंट नहीं बनाते, हम एक दूसरे को समझते हैं।